हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंट का अपना सीरीज चला रहे थे और लास्ट क्लास जो हम लोगों का था वो था कि एलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला था। तो उसके एक दिन पहले जो क्लास था वो लास्ट क्लास हमारा था। और उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप चाहते कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे। तो कुछ लोगों ने मैसेज किया कि हाँ, ये सीरीज चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा तबीयत खराब हो जाने की वजह से क्लास नहीं आ सका। तो और जेई का अपडेट आ चुका है जिसमें कि इन्वायरमेंट से कुछ 4-5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो फिर से आज हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का काफी दिन डिले हो गया तबीयत खराब की वजह से, लेकिन आज हम लोग शुरू करते हैं दोबारा से अपना इस सीरीज को। और आप लोग इस सीरीज को फिर से जिस तरह से लास्ट क्लास को प्यार दिए हैं उसी तरह से इस क्लास को भी प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि इन्वायरमेंट से 4-5 क्वेश्चन रहेगा जेई में भी और एएलपी में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि अगर दूसरे लोग छोड़ रहे हैं और आप करके जा रहे हैं तो आपका मार्क्स फिर बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग ये जो अभी लेकर आ रहे हैं वो क्वेश्चन के साथ लेकर आ रहे हैं, और हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी बाइलिंगुअल रहेगा और ये क्लास भी बाइलिंगुअल चलेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट, अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला सवाल है वो है, बीओडी इन रिवर गंगा मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, मतलब कि गंगा नदी में बीओडी सबसे अधिक पाया जाता है। तो बीओडी क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीओडी क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट मीन्स कि कोई वाटर वाटर बॉडी है और उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड कैसा है। अगर वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होगा। एनिमल्स जो यूज करेंगे वहां पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाएगा तो वहां पे डिमांड बढ़ेगा ऑक्सीजन का। और ये जो डिमांड बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, इसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। तो जो गंगा नदी है वहाँ किस एरिया वाला गंगा नदी में बीओडी सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज्यादा है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है बिटवीन हरिद्वार एंड कानपुर, मतलब हरिद्वार और कानपुर के बीच। बिटवीन कानपुर एंड इलाहाबाद, कानपुर और इलाहाबाद के बीच। एंड बिटवीन इलाहाबाद एंड पटना, इलाहाबाद और पटना के बीच। एंड ऑप्शन डी इज बिटवीन पटना एंड हाजीपुर, पटना और हाजीपुर के बीच। और देखिए ये जो क्वेश्चंस है वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। ये असिस्टेंट लोको पायलट बिलासपुर, पहले जैसा कि सब जानते हैं ये अलग अलग जोन वाइज होते थे, तो उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इनमें टेक्निकल जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच वाला जो गंगा है वहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है। और इसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि कानपुर में जो है वो बहुत ही ज्यादा केमिकल प्लांट्स है एंड टेक्सटाइल मिल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, जो कि अपना जो अनट्रीटेड सेवेज होते हैं उसे डंप कर देते हैं डायरेक्टली टू वाटर, वो भी किस वाटर में? गंगा नदी में। तो अब अगर कोई अनट्रीटेड वेस्ट को डायरेक्ट डाल देता है वाटर में तो सोच सकते हैं कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा हो जाता है। और जहाँ ये जो पॉल्यूटेड वाटर होगा वहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और हमारा जो अगला सवाल है वो है, द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी CGA was set up to clean the polluted areas of their river Ganga and to analyze the quality of its water. Cities which have two main centers for water quality analysis there. CGA जो है एक अथॉरिटी है। तो इसका स्थापना जो हुआ वो किस लिए हुआ कि गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने और इसके पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए किया गया, कि जितने भी पॉल्यूटेड एरियाज हैं रिवर गंगा के उन्हें एनालाइज करना कि इसका वाटर का क्वालिटी कैसा है। और पॉल्यूटेड एरिया को क्लीन करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया गया। और
तो बोला जा रहा है कि जिन शहरों में जल गुणवत्ता विश्लेषण के लिए जो दो मुख्य केंद्र बनाए गए हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो सीजीए है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण या सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, तो इसका सेटअप कब किया गया। तो ये जो सेटअप हुआ है वो है 1985 में। ये 1985 में इस अथॉरिटी का गठन किया गया और गंगा नदी का जिम्मेवारी लिया गया इसके द्वारा साफ सफाई और क्वालिटी चेक करने का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है, ऑप्शन हमारा जो है वो है कानपुर एंड वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर एंड इलाहाबाद, एंड ऑप्शन सी इज ऋषिकेश एंड वाराणसी, एंड ऑप्शन डी इज ऋषिकेश एंड पटना। तो इसका जो मुख्य केंद्र है, दो मुख्य केंद्र, वो है ऋषिकेश एंड वाराणसी। तो सीजीए का जो हेड क्वार्टर है वो है ऋषिकेश एंड वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सन्स रेज आर मैक्सिमम इन क्लीन सी वाटर्स, कैन इट गो डीप। मतलब कि सूर्य की किरणें जो होती है वो स्वच्छ समुद्री जल में अधिकतम होती है, ज्यादा से ज्यादा डीप मतलब अंदर तक जा सकती, पेनिट्रेट कर सकती है। सन का जो रेज होता है, सूर्य की जो किरणें होती है वो सबसे ज्यादा भेद सकती हैं जो स्वच्छ समुद्री जल होता है। तो यह कितनी गहराई तक जा सकती है, कि अगर ये सबसे ज्यादा जा सकती है तो आखिर कितने अंदर तक जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर तक मैक्सिमम जो सन रे होता है वो अंदर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर was द वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट इम्प्लीमेंट। कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो वाटर पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सके, मतलब कि इसे नियंत्रण कर सके एंड सॉरी ये निवारण कर सके एंड कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके, इसके लिए एक एक्ट बना। और ये एक्ट जब बना तो ये किस वर्ष इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो हुआ है 1974 में। अब हम बात करेंगे कुछ इसी तरह का एक्ट का जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये हमारा बना है 1927 में। दूसरा जो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये जो बना है ये बना है 1980 में आया एक्ट, ये अधिनियम जो है। नेक्स्ट जो एक अधिनियम है वो है नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड है और इसमें इसका रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था, रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स। तो ये नियम आए थे नॉइज पॉल्यूशन के लिए, वायु सॉरी नॉइज पॉल्यूशन हो गया आपका इसके लिए। तो ये जो आया वो 2000 ईस्वी में आया, ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के लिए। इसका जो इसको रोक लगाने का रूल्स आया और रेगुलेट करने का जो रूल्स आया वो 2000 में आया। और नेक्स्ट हमारा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। ये जो अधिनियम आया वन्य जीव बचाव का जो एक्ट आया, अधिनियम आया, ये आया 1972 में। और ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है वो किस ईयर आया। और एक और आता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल जैविक बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एक्ट, विविधता अधिनियम। ये जो आया वो आया 2002 में। तो
ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, आप प्लीज इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन एग्जांपल ऑफ लेंटिक हैबिटेट या हैबिटल इन अ फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज, कि जो मीठे पानी वाले समुदाय हैं, फ्रेश वाटर कम्युनिटी है, उनमें से जो लेंटिक हैबिटल का मतलब क्या हुआ? लेंटिक मतलब स्टैंडिंग वाटर, जो कि मूव ना कर सके, स्टैंडिंग वाटर। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पॉन्ड, पॉन्ड क्या है? ये एक रनी नहीं है, ये स्टैंडिंग वाटर है, मतलब कि स्थिर, रुका हुआ, मोशनलेस, जिसमें कोई मोशन ना हो, वैसे को कहते हैं लेंटिक हैबिटल। तो बोला जा रहा है कि ये इसमें एग्जाम्पल कौन सा होगा? लेंटिक हैबिटल का, मतलब कि रुका हुआ वाटर। तो पॉन्ड एंड स्वाइम मतलब कि तालाब और दलदल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं तालाब जो है वो भी हमारा रुका हुआ पानी, और दलदल, दलदल जो होता है, स्वैम्प होता है, ये भी बहता हुआ पानी नहीं होता, स्टैंडिंग वाटर होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पॉन्ड एंड स्वैम्प हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी वाटरफॉल एंड रिवर देख सकते हैं। रिवर जो है वो बहता हुआ पानी होता है, इसमें भी रिवर शामिल है, एंड ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूट्रोफिकेशन अकर्स इन रिजर्वोयर्स, कि जलाशय में यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो जलाशय में जो यूट्रोफिकेशन होता है, जहां से यूट्रोफिकेशन वर्ड आया, आप यूट्रोफिकेशन को दिमाग में बैठा लीजिए, इसका मतलब होता है न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट रिच इन वाटर। वाटर में जब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एक्सेसिव, मतलब कि बहुत ज्यादा जमाव हो जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ का जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाता है, और जब वाटर न्यूट्रिएंट हो जाता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम वगैरह ग्रो करने लगते हैं, और उस कंडीशन को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जहां भी यूट्रोफिकेशन आया, और ऑप्शन में जहां आपको न्यूट्रिएंट रिलेटेड दिखेगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे हम ऑप्शन की बात करें तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो गलत ऑप्शन है। ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी और एल्गल ब्लूम, एक्सेसिव ग्रोथ होता है, लेकिन रीजन क्या है? कि रीजन ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी और एल्गल ब्लूम होता है। तो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। आप देख सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन की वजह से ये प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन इसे यूट्रोफिकेशन नहीं कहेंगे। हमारा ऑप्शन सी जो है वो है ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्थोफॉस्फेट, मतलब कि नाइट्रोजन पोषक तत्वों और ऑर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन का जो मतलब होता है, वो आंसर जो है वो ऑप्शन सी में, कि जो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं एंड ऑर्थोफॉस्फेट होते हैं, इस कंडीशन को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। और ड्यू टू द यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जलाशय में एल्गी और एल्गल ब्लूम ग्रो करते हैं, लेकिन एक्सेसिव ग्रोथ को नहीं कहा जाता। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बाय विच प्रोसेस डज एलम प्यूरिफाई डर्टी वाटर। आपने सुना होगा कि फिटकिरी जो है वो गंदे पानी को शुद्ध करता है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करता है? पहला जो है वो है एब्जॉर्प्शन, मतलब कि अवशोषण, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। एडजॉर्प्शन का मतलब पता है, जैसे कि ऊपर से आपको दिखेगा कि ये कि अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो पूरे अंदर तक नहीं गया हुआ रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें तो चौक, चौक को आप वाटर में डुबोइए, ऊपर से तो गीला है, लेकिन आप अगर अंदर उसे काट के देखोगे तो वो सूखा हुआ है, तो उसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन, कि उसका सरफेस, जो आउटर सरफेस होता है वो आपको दिखेगा कि ये गीला है, लेकिन अंदर की ओर नहीं होता, तो इसे एडजॉर्प्शन कहा जाता है। एंड ऑप्शन सी जो होता है वो कोगुलेशन, कोगुलेशन जो होता है वो जमावट, कि कोगुलेट करके। एंड ऑप्शन डी जो है वो डायलाइसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि फिटकिरी क्या करता है कि कोगुलेशन के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई करता है, डर्टी वाटर को ये कोगुलेट कर देता है, तो जो डर्ट पार्ट होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उसके बाद हम जो फ्रेश वाटर जो उससे निकलता है उसे अलग कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर कैन, मतलब किस प्रक्रिया द्वारा हम समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित
कर सकते हैं। तो क्या होता है, सी वाटर कैसा होता है, ये होता है सॉल्टी, ये सॉल्टी वाटर है, खारापन होता है। और प्योर वाटर में क्या होता है कि इसे हम बोल सकते हैं स्वीट वाटर। स्वीट वाटर मतलब कि इसमें वैसा कोई टेस्ट तो नहीं होता मीठा, लेकिन मतलब कि सॉल्टी टेस्ट भी नहीं होता है। तो इसे हम किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं शुद्ध जल में। तो इसका जो ऑप्शन है वो है पर्सपिरेशन, बायोन्सी एंड इलेक्ट्रिकल सेपरेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो सी वाटर है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर वाटर में। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो होता है वो होता है कि वाटर का मूवमेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि सी वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर वाटर में। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसको जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा नदी है जिन्हें जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा है वो है नोयाल नदी, दामोदर नदी, भिवानी नदी और भादर नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दामोदर नदी हो जाएगा। और इसे जैविक रेगिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, इतना ज्यादा ही प्रदूषित हो चुका है कि अब इसे अब बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से कहा जाने लगा है। और ये जो दामोदर है वो लोकेटेड है इन झारखंड में, झारखंड में लोकेटेड है। और ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर माना जाता है दामोदर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डज नॉट डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। कि इनमें से कौन सा कानून है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो है वाटर एक्ट 1977। ऑप्शन बी जो है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 मतलब वन संरक्षण अधिनियम 1980। एंड ऑप्शन सी जो है वो है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 मीन्स सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 एंड पोर्ट लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1997 बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। तो यहाँ बोला गया कौन सा प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, कौन सा कानून। तो ये जो वाटर एक्ट है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो वाटर एक्ट आया था ये रिलेटेड है वाटर एंड इरिगेशन, वाटर एंड इरिगेशन के लिए मतलब सिंचाई के लिए, वाटर एंड इरिगेशन रिलेटेड था ये, इरिगेशन रिलेटेड। इट मींस इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई संबंधित, सिंचाई संबंधित। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन इज लाइबल। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित गतिविधियां हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब होता है कि जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज के द्वारा जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा मानव जनित गतिविधियां हैं जो कि वैश्विक जल खपत के 2/3 से अधिक के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि बहुत ज्यादा 2/3 हिस्सा जो है वो ग्लोबल वाटर कंजम्पशन कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या क्या देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो है कृषि। ऑप्शन बी जो हमारा है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर मतलब जल से बिजली उत्पादन, इंडस्ट्री उद्योग। एंड ऑप्शन डी इज कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड एंड म्यूनिसिपल घरेलू और नगर पालिका द्वारा खपत। तो जो 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन है मतलब कि जो जल का खपत है, वैश्विक जल खपत का 2/3 से अधिक के लिए जो उत्तरदायी है वो है कृषि। क्योंकि एग्रीकल्चर तो हर जगह हो रहा है और सबसे ज्यादा जो वाटर यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में ही हो रहा है। और ये ऑलमोस्ट 70% जो वाटर है, 70% वाटर जो यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चर में हो रहा है। और जो 20% वाटर है, 20%
ये यूज हो रहा इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग में यूज हो रहा। और जो 10% बच जाता है वो हमारा हाउस होल्ड एंड म्यूनिसिपल में यूज होता है। हाउस होल्ड में मतलब डोमेस्टिक वर्क में। डोमेस्टिक वर्क जिसे कहेंगे घरेलू, घरेलू कार्यों के लिए 10%। घरेलू कार्य के लिए। Next question is the following are the reasons for the scarcity of drinking water in the coastal region of Tamil Nadu। कि तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है, उसमें पीने का जो पानी होता है उसके कमी का कौन सा कारण है, उसका क्या रीजन है कि वहां पे पानी का कमी होता है। ऑप्शन ए हमारा है कन्वर्जन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू वेपर, की बड़ी मात्रा में पानी का वाष्प में परिवर्तित होना। ऑप्शन बी इज इनग्रेस ऑफ सी वाटर ड्यू टू सुनामी, की सुनामी के कारण समुद्री पानी का प्रवेश। एंड ऑप्शन सी इज लोअरिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल बाय ट्यूबवेल, की ट्यूबवेल द्वारा जो भूमिगत जल है उनका स्तर का कम होना। एंड ऑप्शन डी जो हमारा है वो है सीपेज ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन द सी कोस्ट, मतलब कि समुद्री तट पर खारे पानी का रिसाव। तो जो कोस्टल एरियाज में जो पीने के पानी का कमी हो रहा है उसका जो रीजन है वो यही है कि समुद्री तट पर खारे पानी का रिसाव होता है, जिसके वजह से कि वहां पे जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं कोस्टल रीजन में वहां पे प्रॉब्लम करने लगते हैं, वहां ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलने लगते हैं कोस्टल एरियाज में ऑफ तमिलनाडु। तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो क्वेश्चन था वो कुछ कम था। अब तो तबीयत थोड़ा ठीक है तो धीरे धीरे क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ाएंगे। आज जो क्लास हुआ वो बहुत दिनों बाद हुआ, इसीलिए आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहा है। आई होप आप लोग को ये बेनिफिशियल लगा हो। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उन्हें फॉलो करें, वहाँ पे ये जो क्लास का लिंक होता है ये दिया हुआ रहता है। और आपसे पीडीएफ भी शेयर किया जाता है, अगर लगे बाद में कि रिवीजन करना है तो आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में आरआरबीज के बहुत सारे क्लासेस देखने को मिलेंगी। अभी इन्वायरमेंट चल रहा है और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। और भी बहुत सारे क्लासेस आएंगे आरआरबीज रिलेटेड। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, जुड़े रहे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।